जो पूरी दुनिया में हालात चल रहे हैं, उन हालात को देखते हुए मुझे अमेरिकन राइटर, शायर और मुसन्निफ खलील जिब्रान की द पिटी नेशन की नज़म याद आ रही है, जिसका उर्दू तर्जुमा कुछ यूँ है कि काबिल रहम है वो कौम जिसके पास अकीदे तो बहुत हैं मगर दिल यकीन से खाली हैं। काबिल रहम है वो कौम जो बातें बनाने वाले को अपना सब कुछ समझ लेती है और चमकती हुई तलवार से बने ठने फाते को अपना अंदाता समझ लेती है। काबिल रहम है वो कौम ज़ाहिर ख्वाब की हालत में भी हवस और लालच से नफरत करती है मगर आलिम बेदारी में मफाद परस्ती को अपना शुआर बना लेती है। काबिल रहम है वो कौम जो जनाजों के जुलूस के सिवा कहीं और अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करती और माजी की यादों के सिवा उसके पास फख्र करने का कोई सामान नहीं होता। उस वक्त तक सूरत हाल के खिलाफ एहतजाज नहीं करती जब तक उसकी गर्दन ऐन तलवार के नीचे नहीं आ जाती। काबिल रहम है वो कौम जिसके नाम नहाज सियासतदान लोमड़ियों की तरह मक्कार और धोखेबाज हों, जिसके दानिश्वर महज शोबेबाज और मदारी हों। काबिल रहम है वो कौम जो अपने नए हुक्मरान को ढोल बजाकर खुश आमदीद कहती है और जब वो इक़्तिदार से महरूम हो तो उन पर आवाज़ें कसने लगती है। और नाजरीन, काबिल रहम है वो कौम जिसके अहल इल्म दानिश वक्त की गर्दिश में गूंगे बहरे होकर रह गए हों। और काबिल रहम है वो कौम जो टुकड़ों में बढ़ चुकी हो और जिसका हर तबका अपने आप को पूरी कौम समझता हो। ये बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ नज़म है अगर आप इसको समझें। और इसी नुक्ते से मैं आगाज़ करूँगी जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, जो ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी है। झलक तो कुछ यूँ रहा है कि आज जो खबरें सामने आई हैं और जो अमरीकी सफ़ीर कैलीक्राफ्ट की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा गया है, लग ही रहा है कि अब जो जंग के बादल थे वो छटने लगे हैं। क्या वाकई ऐसा ही कुछ हो रहा है? थोड़ा सा मैं आपको ख़त का बता दूँ, फिर गुफ्तगू आगाज़ करती हूँ। जो ख़त है जो अक़वाम मुत्तहिदा में लिखा गया है उसमें ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 51 उसी का सहारा लिया गया है और आर्टिकल 51 नाज़रीन ये कहता है कि हमला आवर मुल्क पर लाजिम है कि वो सलामती कौंसिल को फौरी तौर पर इस हवाले से आगाह करे, खबर दे कि उसने ये जो हमला किया है ये अपने दिफा में किया है। और ये कहा गया है अमेरिका की जानिब से कि वो ईरान से गैर मशरूत और संजीदा मुज़ाकरात चाहता है, यानी कि जंग का कोई भी इम्कान फ़िलहाल नहीं लग रहा है। फ़िलहाल इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें कराची स्टूडियो से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। शौकत बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब भी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। गजनफर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। आज की खबरें कुछ अच्छी हैं, लग तो रहा है कि जंग के बादल छट रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को अब हम इख्तिताम समझें कि अब कुछ ऐसे आसान नहीं है कि जंग हो सकती है? असल में जो ट्रंप की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, जो एक उसकी जो मुख्तलिफ ममालिक के खिलाफ जो माजी में जो बिहेवियर और जो पॉलिसी रही है उसके अगर आप देखें तो पहले उसने नॉर्थ कोरिया के साथ जब बातचीत हुई थी तो उसने बहुत बड़ी एंटी नॉर्थ कोरिया के साथ रेस की, बहुत प्रेशर डेवलप किया और बहुत सारे बयान आए कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अल्टीमेटली वी विजिटेड नॉर्थ कोरिया और फिर वहाँ से मुज़ाकरात की बात शुरू हो गई। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ इनिशियली काफ़ी ट्रंप साहब ने दाएं बाएं इधर उधर हर किस्म के बयान दिए, फिर उन्होंने मुज़ाकरात की बात कर दी। इमरान खान साहब गए तो जी मैं कश्मीर का मसला हल कराना चाहता हूँ। अब ईरान के खिलाफ बड़े अरसे से बातचीत दे रहे थे। ईरान के मुताल्लिक उनका जो ग्रीवेंसेस हैं या उनकी जो पॉलिसी है जो 1953 के बाद से वो ईरान में इंटरफेरेंस भी करते रहे और रिजीम चेंज भी चाहते रहे और वहाँ पे जो इनकलाब है उसके खिलाफ भी बात करते रहे। तो उस तमाम तनाजुर में ये हमला कासिम सुलेमानी पे जो एक दहशतगर्दी, जो एक रियासती दहशतगर्दी से ताल्लुक़ रखता है, जिसको किसी तरह भी आप एक महज़्ज़ब मुल्क की पॉलिसी के तौर पे या सुपर पावर जैसे स्टेटस रहने वाले प्राइम मिनिस्टर नहीं कह सकते, वो तो फिर एक प्राइम मिनिस्टर भी एक प्रॉक्सी बन गया है। ही इज बिकम अ टेररिस्ट, या अगर नहीं तो वो टेररिज्म की प्रॉक्सी बन गया है। या वो जो ज़ियोनिस्ट लॉबी इंडिया में वहाँ बैठी हुई है इजराइल में, उसकी प्रॉक्सी बन गया। अब वो टारगेट करने के बाद जो उनकी स्पीच है उसमें कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात भी चाहते हैं। तो लगता ही है कि वो एक जो एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करके, जिसको आप स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रैक्शन कहें या पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन कहें, वो क्रिएट करके वो जो एक बात होती है जो पोजीशन वेस्टर्न से बात, अगर आप देखें तो तालिबान
अमेरिका से बातचीत भी कर रहे हैं और तालिबान अमेरिका की फैसिलिटीज पे हमला भी करते हैं, नो वॉर पैक्ट भी नहीं चाहते। तो वो कहते हैं कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें ताकि हम अपनी चीजों को डिक्टेट कर सकें। क्योंकि कल जो ट्रम्प ने जो स्पीच की है उसमें एक तो उसने ईरान से मुज़ाकरात की भी बात की, फिर जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी है माइक एस्पर, उन्होंने जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात की तो उसने कहा कि जी हम जंग नहीं चाहते लेकिन हम रिस्पांस देने का हक महसूस रखते हैं। ईरान भी ये कहता है कि जी हम जंग नहीं चाहते लेकिन हम रिस्पांस जरूर देंगे। तो ये दोनों तरीके से जो दोनों तरफ से सिलसिला चल रहा है, ये मिडिल ईस्ट में टेंशन तो बढ़ाएगा। बिल्कुल सही पॉइंट। लेकिन मैं वापस आऊंगी, गजनफर साहब हमारे साथ रहिएगा। नजमुद्दीन शेख साहब में ज्वाइन करें, साबिक सफीर हैं। नजमुद्दीन, बहुत शुक्रिया। आप क्या समझते हैं जो अभी सूरत हाल फिलहाल हमने देखी है कि दोनों जानिब से कहा गया कि हम जंग नहीं चाहते बल्कि मुज़ाकरात चाहते हैं, फिर अमेरिका भी ये कह रहा है कि गैर मशरूत संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं। आपके ख्याल में जंग के बादल छट रहे हैं? हाँ, इस वक्त मुझे लगता है कि कुछ अरसे के लिए किसी जंग का तो इम्कान बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या किसी किस्म के हमले होंगे जिसपे अमेरिका को ये ख्याल होगा कि उनको रिटेलिएट करना है। उनको पता है कि रिटेलिएशन से जो वहाँ पे हैवक होगा, जो कंफ्यूजन होगी, उसमें सबके लिए एक नुकसान होगा। वो कहते रहे कि हम अभी ट्रम्प साहब की स्पीच का जो जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा वो बिल्कुल सेल्फ रिलायंट हैं तेल और गैस के सिलसिले में, हमें गल्फ पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके इत्तेहादी जो हैं और जो इनके इक़्तिसादी पार्टनर्स हैं, जो उनके तिजारती पार्टनर्स हैं, उन सब का अगर तेल वहाँ से बंद होता है तो बहुत बुरी होगी, उनके लिए होगी, खास तौर पे पाकिस्तान के लिए होगी, लेकिन बाकी मुल्क के लिए भी होगी। तो ये तो नहीं करने लगे, लेकिन क्या छेड़खानी और होगी, किसी किस्म की रिटेलिएशन होगी, मुझे उसके भी इस वक्त इम्कान कम है, क्योंकि ईरान भी चाहता है कि इसको अभी आगे न बढ़े इस वक्त, क्योंकि ईरान की अपनी इक़्तिसादी सूरत हाल अच्छी नहीं है और वो नहीं चाहेगा कि इस वक्त कोई चीज़ ऐसी हो। जब ये इन्होंने हमला किया उस वक्त ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने इत्तेहादी हैं, यमन में हैं या इराक में हैं या सीरिया में हैं, उन सब से कहा था कि आप अभी कुछ मत कीजिएगा, इसका इस वक्त हमें मोहतात होने की ज़रूरत है और अभी कुछ नहीं होगा। खamenei साहब ने ज़रूर ये कहा है कि हम चाहते हैं कि ये यहाँ से निकलें, और मुझे लगता है कि उन्होंने शायद ये भी कैलकुलेट किया हो कि जो बाइबल बेल्ट है, जो ट्रम्प का सपोर्टर है, हिमायतकार है अमेरिका में, उसको मशरक़ वस्ती से निकलने का शौक है, यानी न सिर्फ मशरक़ वस्ती से, लेकिन वो चाहते हैं कि दुनिया भर में से अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ करके वो घर पे रखें, क्योंकि वहाँ पे वो कैजुअलिटीज नहीं चाहते। तो अगर ट्रम्प अपनी बाइबल बेल्ट के लिए अपील करेगा तो उस अपील में उसको कुछ ट्रूप्स को वापस बुलाना पड़ेगा। अभी इन्होंने जो ट्रूप्स भेजी है कुवैत में, मेरा पहला ख्याल ये है कि उसने कहा कि साहब अब हम और सैंक्शंस लगाएंगे ईरान पे, ये बेमाने हैं। जो सैंक्शंस लग सकती थी वो उन्होंने लगा चुके हैं, और इस वक्त मुझे ये नज़र आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि साहब अब 1000 सैंक्शंस जो लगा चुके हैं 1010 सैंक्शंस कर लेंगे, जिसका ईरान पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। असर ईरान पर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। मैं आती हूँ आपकी जानिब, शौकत बसर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बसर साहब, वज़ीर आज़म ने आज एक ट्वीट भी किया और फिर उन्होंने आज तकरीब से खिताब किया, उन्होंने उसमें भी बारहा कहा, इससे पहले ISP की जानिब से भी बयान सामने आया कि पाकिस्तान किस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। फिर वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मैंने अब कह दिया वज़ीर ख़ारजा को कि वो जाएँ ईरान का दौरा करें, वो जाएँ अमरीका का दौरा करें। क्या पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर सकता है दोनों ममालिक के दरमियान? समझिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ आज बड़ा खुशाइंद है कि ये जो ख़त लिखा गया है, जहाँ पे आप भी जिसको डिबेट कर रही हैं कि जिससे वो जो जंग के बादल मंडला रहे थे, ये पूरी खौफ की फ़ज़ा तारी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा। और जाहिर है कि अगर जंग छिड़ती है तो उसके असरात सिर्फ उन ममालिक तक तो रहते नहीं हैं, उसमें तो पूरा, जैसे हम ज़ाहिर है हम हमारे हमसाए हैं, पूरा खित्ता लपेट में आता। तो मैं समझता हूँ सेंस प्रवेल कर रही है। अमेरिका ने कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी इस तरह के हमले की, नहीं करना चाहिए था, बहरहाल उन्होंने किया, उसका जवाब रिटेलिएट उन्होंने किया। तो हमारा तो मौक़िफ़ हुकूमत का डे 1 से आपको पता होगा
कि जो लास्ट परवेज़ मुशर्रफ का रजीम था, जिसमें हमने एक हिस्सेदार बन गए एक जंग के साथ और एक फ्रीक के साथ खड़े हो गए, कितना उसका हमें नुकसान उठाना पड़ा। 70,000 के करीब लोग हमारे शहीद हो गए, जिसमें अफवाज पाकिस्तान के सिविलियन। तो डे 1 से यही स्टेटमेंट आया था, आपको याद है, पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर ख़ारजा ने भी, कि हम लोग किसी का साथ नहीं देंगे, हमारी सरजमीन किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। हाँ, आप देख लीजिए कि जब यमन वाला इशू हुआ था उस वक्त भी हमारा स्टांस यही था कि हमने फ्रीक नहीं बनना, हम अमन के लिए काम करेंगे। हम लेकिन अमन के लिए कैसे काम करेंगे ना, अभी मीडिएटर बनेंगे कैसे? अब सऊदी अरब और ईरान वाला मामला था, उसमें भी वज़ीर आज़म ने पेशकश की थी, दौरा भी किया था, लेकिन कुछ कारगर साबित नहीं हुआ था। इस सूरत हाल में जो कि बहुत कशीदा है, कि पाकिस्तान वाकई मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है? देखिए सुमैया, आपने बहुत पॉइंट अच्छा उठाया। जब हम प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे ईरान और फिर सऊदी अरेबिया गए थे, इन्हीं रीज़न जो बैकग्राउंड में चल रही थी, यही वजूहत थी जिनके ख़तरात थे कि दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। हमें उन दोनों को समझाना है, हमें उन दोनों को बताना है कि इसमें सबका नुकसान है, ना करें। तो अभी भी जिस सालिस का क्या होता है, मतलब जाहिर है कि हम ये कह रहे हैं कि हम रोल प्ले कर सकते हैं कि आप अगर ईरान का दौरा कर रहे हैं या अमेरिका का कर रहे हैं या बाकी ममालिक का भी करेंगे, तो यही समझाया जाएगा कि हम आपको बैठा सकते हैं, बातचीत करवा सकते हैं, जंग किसी मसले का हल नहीं है, टेबल पे बैठिए, डायलॉग कीजिए। लेकिन मैं एक समय बात कहना चाहता हूँ, देखें मैं इसको पहले दिन भी मैंने ये बात कही थी, जिस तरह ये जो मोदी जो दहशतगर्द है, जो मूजी है, आपको याद होगा जब इलेक्शन आया था उसने भी यही हरकत की थी। अब यहाँ भी हम समझ रहे थे कि चूंकि अमेरिकन इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, इलेक्शन हिस्टेरिया था, और ये अच्छा, ये सवाल मैं आपसे करूंगी, फिर मैं चाहूंगी कि आप जवाब दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।